और अब बात पचपदरा रिफाइनरी की। जी हां, 21 अप्रैल को बालोतरा के पचपदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली एकीकृत रिफाइनरी का शुभारंभ करेंगे। इससे राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र में मजबूत होगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के बड़े अवसर मिलेंगे। मेगा इवेंट से पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने पचपदरा रिफाइनरी का निरीक्षण किया है और इससे एक दिन पहले संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने लूणी में अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया है। रिपोर्ट देखिए। पचपदरा में मेगा इवेंट की तैयारी तेज। सीएम भजनलाल शर्मा ने किया निरीक्षण। पचपदरा रिफाइनरी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बालोतरा में 21 अप्रैल को विकास का मेगा इवेंट से पहले सीएम भजनलाल शर्मा पचपदरा पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहे। इसके अलावा मंत्री जोराराम कुमावत, राज्य मंत्री के बिश्नोई, एमएलए डॉक्टर अरुण चौधरी, सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल समेत बीजेपी के कई नेता और अधिकारी मौजूद रहे। पचपदरा में प्रधानमंत्री के हाथों रिफाइनरी लोकार्पण के साथ राजस्थान को ऊर्जा, उद्योग और रोजगार तीनों मोर्चों पर बड़ी ताकत मिलने वाली है। 79,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट सिर्फ प्लांट नहीं बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था का पावर हाउस बनने जा रहा है। सरकार इसे गेम चेंजर बता रही है। मेगा प्रोजेक्ट की बात करें तो HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड को 79,459 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। बालोतरा जिले के पचपदरा में बन रही ये रिफाइनरी जुलाई 2026 से शुरू होने की तैयारी में है, जिसका आने वाले 21 अप्रैल को पीएम मोदी लोकार्पण करेंगे। ये रिफाइनरी पेट्रोल, डीजल, LPG और पेट्रोकेमिकल उत्पादनों के उत्पादन को बढ़ाएगी और करीब 10,000 युवाओं के लिए सीधे तौर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। रिफाइनरी के लिए पानी की आपूर्ति को लेकर भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब पाली, बालोतरा और जोधपुर से पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे आम जनता के पेयजल पर असर नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम से लेकर दिग्गज नेता तैयारियों में जुटे हैं। 1.5 लाख से ज्यादा भीड़ का लक्ष्य रखा गया है। गांव-गांव जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। वहीं विशेष परिवहन की भी व्यवस्था की गई है। वहीं प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां तेज हैं। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। ट्रैफिक और पार्किंग का प्लान तैयार है। साथ ही मेडिकल और पेयजल सुविधाओं को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए बड़ी खबर इस बीच आपको राजधानी जयपुर से बताएंगे, जहां इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान का बड़ा फैसला सामने आया है। दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान ने यह फैसला सुनाते हुए कहा है कि निजी अस्पतालों की 24 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया गया है। 14 अप्रैल सुबह 8 बजे से 15 अप्रैल सुबह 8 बजे तक ये सेवाएं बंद रहेंगी। इमरजेंसी सेवाएं भी पूरी तरह से ठप रहेंगी। डॉक्टर सोनदेव बंसल की गिरफ्तारी के विरोध में ये फैसला हुआ है। RGHS सेवाएं भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई हैं। सरकारी डॉक्टर हड़ताल में नहीं हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन जरूर करेंगे। IMA ने सरकार से बंसल की रिहाई और भुगतान समाधान की मांग की है। तो अगर अस्पताल 24 घंटे हड़ताल का ऐलान किया गया निजी अस्पतालों के लिए 14 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक, हालांकि जो सरकारी डॉक्टर हैं वो इसमें शामिल नहीं रहेंगे, लेकिन प्रदर्शन जरूर करेंगे। और वैसे मान सकते हैं कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पूरी तरह से बाधित हो जाएंगी। आम जन को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परेशानी उठानी पड़ेगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान का ये बड़ा फैसला है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लागू होने के साथ ही राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को एक नई मजबूती मिलने जा रही है। राजस्थान में भी इसे लेकर जागरूकता बढ़ाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे ऐतिहासिक और दूरदर्शी पहल बताया है। रिपोर्ट देखिए। देश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पारित इस कानून के तहत अब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की जाएंगी, जिससे नीति निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी और लोकतंत्र और मजबूत होगा।
जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अधिनियम को दूरदर्शी और ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने महिलाओं से अपील की है कि वे इस कानून के प्रति जन जागरूकता फैलाएं और सामाजिक बदलाव की अगुवाई करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अधिनियम से महिला नेतृत्व को मजबूती मिलेगी और शासन व्यवस्था अधिक समावेशी और संवेदनशील बनेगी। कार्यक्रम में मौजूद फिक्की जयपुर चैप्टर महिला संगठन की चेयरपर्सन ने कहा, इस कानून से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी और देश के विकास में उनका योगदान और मजबूत होगा। हमारी जो उनका नारा है कि सशक्त नारी सशक्त परिवार सशक्त समाज, आई थिंक वो बहुत ही एक ठोस नारा है और जैसे जैसे महिलाएं आगे आएंगी इस देश का रूप बदलेगा और ये देश बहुत तरक्की करेगा। कॉर्पोरेट लॉयर निवेदिता साडा ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि समाज में महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। महिलाएं अब पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी हो रही हैं। इसके कारण भी जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं, महिलाएं हैं, वो एक तरफ आर्थिक योगदान मिल रहा है, दूसरी तरफ से जो सब्सिडी और जो प्रोत्साहन गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। तो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू and also monetary point of view, it is a very well going fix. वहीं राजस्थान सरकार भी महिला सशक्तिकरण को लेकर कई योजनाएं चला रही है। लाडो प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना और मां वाउचर योजना महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रही है। साथ ही कालिका पेट्रोलिंग यूनिट महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में अहम पहल साबित हो रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव की मजबूत नींव बनता जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए अब बात करेंगे, दरअसल यहाँ प्रदेश के 2 जिलों में बम की सूचना से दहशत का माहौल हो गया। सबसे पहले जो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे वो राजधानी जयपुर की है और दूसरी तस्वीर बीकानेर की है। जयपुर के सेशन कोर्ट में बम की सूचना मिली, जिसके बाद से कोर्ट परिसर को खाली करवाया गया। मौके पर बम निरोधक दस्ता डॉग स्क्वाड पहुंचा, जांच में जुटा और वहीं बीकानेर के कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। दूसरी तस्वीर आप देखिए, जिसके बाद से कोर्ट परिसर को खाली करवाया गया। बताया ये जा रहा है कि मेल भेजकर कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई थी। हालांकि राजस्थान विधानसभा में सर्च ऑपरेशन पूरा होने के बाद एजेंसी ने क्लीन चिट दी थी, यानी कि कोई संदिग्ध वस्तु यहां पर नहीं पाई गई। और सुबोध अग्रवाल ने अपनी चुप्पी तोड़ी। हालांकि आज कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें फिर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। रिपोर्ट देखिए। जेजीएम घोटाले की तेज हुई जांच, खुल रहे राज। सुबोध अग्रवाल को फिर पुलिस रिमांड। घोटाले का असली किंगपिन कौन? एफसी की अध्यक्षता के 37 प्रकरण हैं, 4 मेरे हैं, उसमें एक भी पैसा नहीं दिया गया। 33 प्रकरण मेरे से पूर्व सुधांश पंत के हैं, जिसमें 600 करोड़ दिया गया। मैंने एसीबी से बार बार ये बात कही है कि जिसमें पैसा नहीं दिया गया उसकी जांच कर रहे हो और जिसमें पैसा देकर गबन हुआ उसकी जांच क्यों नहीं कर रहे? ये बयान उस शख्स का है जिस पर बहुचर्चित जल जीवन मिशन घोटाले के बड़े सरगनाओं में शामिल होने का आरोप है। एसीबी ने 1988 बैच के पूर्व आईएएस और पिछली कांग्रेस सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव रहे सुबोध अग्रवाल पर शिकंजा कसा तो पेशी के दौरान वो खुद को बेकसूर बताने लगे, लेकिन उन्हें फिर 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। वो फर्म्स वो थी जिन्होंने उस वर्क ऑर्डर के लिए जो है बेसिकली देव अप्लाइड फॉर द वर्क ऑर्डर, और जो एलिगेशन है फर्जी पट्टे के, जो इरकॉन का जो फर्जी पट्टा जिसके अराउंड और जिसके पिवट पे सारा केस जो है एसीबी बना रही है, ये इन फर्म्स पे एलिगेशन ये था कि इन्होंने उस फॉल्स सर्टिफिकेट का यूज करके वो वर्क ऑर्डर्स लिए थे। तो जैसे ही सुबोध अग्रवाल के प्रसंज्ञान में ये चीजें आई कि देयर इज अ इरेगुलरिटी लाइक दिस, तो उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया, कमेटी गठित करी, एफआईआर दर्ज कराई, ब्लैकलिस्ट किया उन फर्म्स को। वहीं इस मामले को लेकर विशेष अभियोजक आलोक रवि का ये कहना है, सुबोध अग्रवाल के लिए 3 दिन का पीसी मांगा गया था। जल जीवन मिशन के तहत न्यायालय द्वारा 2 दिन का पीसी प्रदान किया गया है उनके अभिनय के लिए
पुलिस अभिरक्षा के लिए भेजा गया है। तो उनके द्वारा अनुसंधान में सहयोग नहीं करने पर 2 दिन का पीसी दिया गया न्यायालय द्वारा। कि जबकि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने 3 दिन का रिमांड दिया था। इस दौरान एसीबी ने करीब 125 सवाल तैयार किए थे, जिन्हें सुबोध अग्रवाल से पूछा गया। अब जेजेएम स्कैम को समझिए। पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान पीएचईडी में घोटाला हुआ। घर घर नल से जल पहुंचाने वाली योजना में कथित 960 करोड़ का घपला हुआ, जिसकी जांच में सामने आया कि मैसर्स गणपति ट्यूबवेल और मैसर्स श्याम ट्यूबवेल ने एरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र तैयार कर करोड़ों के टेंडर हासिल किए। इस पूरे घोटाले की परत 27 जून 2023 को उस वक्त खुली जब पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की ओर से एसीबी और अशोक नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। 24 फरवरी 2024 को हाई कोर्ट को एसीबी से पूछना पड़ा कि आखिर इस शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आखिरकार 30 अक्टूबर 2024 को पहली एफआईआर दर्ज हुई। पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी समेत 22 लोगों के नाम एफआईआर में शामिल किए गए। एसीबी ने घोटाले की जांच शुरू की, जिसके बाद 17 फरवरी को प्रदेश सहित दिल्ली, बिहार और झारखंड के 15 ठिकानों पर छापेमारी की गई। जलदाय विभाग के 9 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि छत्तीसगढ़ से 10वां आरोपी गिरफ्तार किया गया। वहीं सुबोध अग्रवाल मामले के 11वें गिरफ्तार आरोपी थे, जबकि 3 आरोपी जितेंद्र शर्मा, मुकेश गोयल और संजीव गुप्ता अभी भी फरार हैं। फिलहाल जेजेएम घोटाले की जांच जारी है और धीरे धीरे एक-एक करके आरोपियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट। और इधर राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। जी हां, राज्य सरकार ने चुनाव स्थगित कराने के लिए हाईकोर्ट का रुख कर लिया है। सरकार का कहना है कि 15 अप्रैल तक चुनाव कराना संभव नहीं है और इसी को लेकर महाधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र भी दायर कर चुनाव आगे बढ़ाने की मांग हाई कोर्ट में रखी गई है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि दिसंबर तक चुनाव कराना ज्यादा व्यवहारिक होगा। वहीं ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को भी देरी की बड़ी वजह बताया जा रहा है। इसके पीछे हवाला जो पंचायत चुनाव 15 अप्रैल को जो हाईकोर्ट ने कहा था कराने के लिए, अब सरकार ने प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया है। बोला है कि चुनाव को टाला जाए, चुनाव अगर दिसंबर में कराए जाए तो ज्यादा व्यवहारिक है और इसके पीछे की जो बड़ी वजह बताई है वो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में देरी की।